7 मई को कैसा रहेगा मौसम? विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी दिन तीसरे फेज के लिए होगी वोटिंग। वो तमाम जानकारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2 फेज में 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं भीषण गर्मी के अलर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर 86 पारा गर्म है। वहीं दूसरी तरफ आसमान से आग बरस रही है। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी है तो कई जगहों पर लू चल रही हैं। इसी बीच तीसरे फेज की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जमकर तैयारियां कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण का 7 सीटों पर होना है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, प्रदेश के सियासी गलियारों के साथ साथ मौसम का पारा भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि 7 मई के दिन पारा हाई रहेगा और भीषण गर्मी के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उस दिन ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 7 मई के दिन रायपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। वहीं सरगुजा में 44, रायगढ़ में 45, कोरबा में 42, जांजगीर, चंपा में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसार दिखाई दे रहे हैं। 6 मई को बारिश के भी आसार बताए गए थे। इधर जो पारा है वो 6 मई को बारिश के आसार, इधर पारा मौसम और सियासी गलियारों का बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ और वोटिंग को लेकर भी लोगों को भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी के लिए घर से निकलने वालों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने गर्मी से बचने की व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि मौसम विभाग यह भी अंदेशा जता रहा है कि 5 और 6 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश बौछारें पड़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज की हैं। मौसम विभाग के इस अनुमान से पहले ही चुनाव आयोग सक्रिय नजर आ रहा है। चुनाव आयोग हाल ही में हुए 2 चरणों के चुनाव के दौरान गर्मी से बचने के लिए पंडाल और पानी की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब तीसरे चरण में मौसम विभाग की तेज गर्मी की चेतावनी के बाद प्रशासनिक स्तर पर मतदान केंद्रों में लोगों को गर्मी से राहत देने की भी तैयारियां की जा रही हैं। जिन मतदान केंद्रों में लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं, वहां अस्थायी झोपड़ी नुमा शेड बनाए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो पंडाल भी लगाए जा रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी तेजी को देखने को मिली। MCX एक्सचेंज पर 5 जून 2024 की डिलीवरी वाला सोना सोमवार सुबह 43% यानी कि 306 रुपये तेजी के साथ 70,974 रुपये प्रति 10 ग्राम ट्रेड पर करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर भी सोने में तेजी देखने को मिली। अक्षय तृतीया के चलते भारत में सोने की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। बात करें चांदी की कीमतों में, सोमवार को तेजी देखने को मिली। MCX एक्सचेंज पर 5 जुलाई 2024 को डिलीवरी वाली चांदी 1.06% यानी 857 रुपये की बढ़त के साथ 81,900 रुपये प्रति किलोग्राम ट्रेड करती दिखी। वैश्विक स्तर पर भी चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बात करें वैश्विक स्तर पर, सोना
तो आपको बता दें कि कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.42% $9.70 की बढ़त के साथ $2318 प्रति आंस दिखाई दिया जा रहा है। वहीं सोना आज 0.39% $9.60 की बढ़त के साथ 23.18 दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर चांदी की बात करें तो कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.76% $0.47 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदी हाजिर 1.31% या $0.35 की बढ़त के साथ $26.51 प्रति औंस ट्रेड दिखाई दी। क्या है एक्सपर्ट की राय? केडिया एडवाइजरी के सीएमडी अजय केडिया के अनुसार मार्च तिमाही में भारत में सोने की डिमांड में 8% का उछाल आया है, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार कीमतों के उच्च रहने से 2024 में सोने की खपत में कमी आ सकती है। टेक्निकल रूप से देखें तो सोने की कीमतों में पॉसिबल रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। वीकली चार्ट्स पर संकेत ओवरबॉट कंडीशंस दिखा रहे हैं। 71,200 के लेवल्स के नीचे 72,200 रुपये स्पोर्ट दिख सकता है। गिरावट जारी रहने पर नीचे कीमतें 69,600 प्रति 10 ग्राम की जा सकती है। इसके बाद कीमतों में 71,600 का प्रतिरोध पार करने पर भाव 72,800 फिर 74,000 के लेवल की तरफ बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। भाजपा के अमित शाह गांधीनगर गुजरात से तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह राजगढ़ मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश से और एनसीपी की सुप्रिया सुले बारामती महाराष्ट्र से मैदान में है। भाजपा के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट गुजरात से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना मध्य प्रदेश से और पल्लवी डेपो दक्षिण गोवा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में विभिन्न प्रभावशाली राजनीतिज्ञों की भागीदारी से एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है। भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी रैली में एक महत्वपूर्ण वादा किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आती है तो वे मौजूदा 50% आरक्षण की सीमा को पार करेंगे। यह सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाति आधारित आरक्षण की मात्रा को सीमित करने के लिए निर्धारित की गई थी। गांधी का यह वचन गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों के लिए कोटा लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से है। उन्होंने इन समूहों के कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और जरूरत के अनुसार जितना आरक्षण देने की उनकी मंशा पर जोर दिया। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 94% भारतीय सेवा पेशेवर काम में समय बचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्सफोर्स इंडिया के MD सेल्स अरुण कुमार परमेश्वरन ने AI की उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और ग्राहक अनुभव सुधारने में भूमिका पर जोर दिया। इस रिपोर्ट में 30 देशों में 5500 से अधिक सेवा पेशेवरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें भारत से 300 शामिल थे। इसमें पाया गया कि A1 जैसे लैस संगठनों में 79 पेशेवरों की कमी देखा। इसके अलावा 93% भारतीय सेवा संगठन वर्ष AI में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। AI प्रमुख स्वचालित रिपोर्ट, बुद्धिमान सिफारिशें और ज्ञान लेखन बनाना शामिल है। रिपोर्ट यह भी अनुमान लगाती है कि 80% के करीब भारतीय संगठन सेवाओं में राजस्व की उम्मीद है। टीम विस्तार की अपेक्षा कर रहे हैं। इस बीच दक्षिणी कोरिया विभिन्न क्षेत्रों में AI एकीकरण में 526.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। भारत और घाना ने अपने नागरिकों के लिए तत्काल फंड ट्रांसफर सुविधा शुरू करने पर सहमति जताई है। यह सुविधा घाना के इंटरबैंक भुगतान प्रणाली और भारत के UPI के एकीकरण से संभव होगी। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश के
कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और रुपए को मजबूती मिलेगी। भारत घाना के बीच 2022-23 में $2.87 बिलियन का व्यापार हुआ और भारत में घाना में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा द्वारा पार्टी छोड़ने और कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उनकी पार्टी के अंदर नेता घुटन महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे करके पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के हालात उजागर होती चली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई जब अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कालिखो पुल, जिन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने बयान में लिखा था कि 2 साल तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया और वहां से लेकर एक लंबी श्रृंखला राधिका खेड़ा तक आती है। इस सवाल का जवाब कांग्रेस वालों से पूछा जाना चाहिए कि उनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम के पीएम के सहायक के ठिकाने से भारी मात्रा में कैश बरामदगी पर सवाल उठाते हुए त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि सर्वे कराकर वह संपत्ति का बंटवारा करेंगे। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहाँ करोड़ों मिल रहे हैं। देश की जनता को यह समझना चाहिए कि तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की तथाकथित क्रांति का सच क्या है। आज हालात ये हैं कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए हैं। 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनको ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी। न्याय यात्रा के दौरान तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए। वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी। पता नहीं किसकी न्याय थी। वो ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था। मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे। उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। प्रियंका गांधी कहती है लड़कियों लड़ सकती हूँ और आप कह रही हैं घटना के 2 दिन बाद वो छत्तीसगढ़ भी पहुंची थी, तो क्या आपने मिलने की कोशिश की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी। जैसा मैंने कहा, वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूं, लड़ रही हूं, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूं लड़ सकती नहीं। लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है। लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा। अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में। मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। आप राम मंदिर, अयोध्या धाम, रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई। मुझे वहां पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर। भारत की कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा आरोप लगाया कि प्रमुख कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने चर्चा की थी कि अगर पार्टी में सत्ता आई तो वे सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर मामले पर दिए गए फैसले को पलट देंगे। यह दावा 2019 में कोर्ट के फैसले के बाद एक निजी बैठक का हवाला देते हुए किया गया है, जिसमें मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई थी, जिससे एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया था।
कृष्णम ने इसे राहुल के पिता राजीव गांधी द्वारा शाहबानो मामले में कोर्ट के फैसले को पलटने की ऐतिहासिक घटना से तुलना की। ये टिप्पणियां भारत के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले सामने आई, जिसमें कृष्णम ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाले गुटों के बीच विभाजन हो सकता है। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों ने FIR कोविड-19 वेरिएंट के लक्षणों की पहचान की है, जो पिछले वेरिएंट्स के समान है, जिसमें फ्लू जैसे लक्षण, शरीर में दर्द और श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल है। इस वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि के लिए एक विशेष जीनोमिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसी तरह KP2 डॉट वेरिएंट एंड JN डॉट वेरिएंट का वंशज है, अन्य ओमिक्रॉन उपरे वेरिएंट्स के समान लक्षण दिखाता है। संक्रामक रोग सोसाइटी ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि KP.2 वैक्सीन सुरक्षा को चकमा देने के लिए अधिक सक्षम हो सकता है और प्रारंभिक शोध से संकेत मिलता है कि इसकी प्रजनन संख्या JN.1 से 1.22 गुना अधिक हो सकती है। बुखार, खांसी और थकान जैसे सामान्य कोविड-19 लक्षण अभी भी निगरानी के लिए संकेतक हैं। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसका कि दूसरा नाम है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसिस, एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो कि मैसेंजर RNA द्वारा निर्मित वैक्सीन्स में पाई जाती है। हाल ही में न्यूज़पेपर्स में खबरें छपी हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है, इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ये कोई नई जानकारी नहीं है। अगर हम वैक्सीन का डब्बा देखें और वैक्सीन के अंदर जो वो एक इंसर्ट डालते हैं जिसके अंदर वैक्सीन से होने वाले सभी साइड इफ़ेक्ट्स मेंशन करते हैं, तो उसमें इन्होंने ये साइड इफ़ेक्ट क्लियरली मेंशन किया हुआ है। साथ ही में अगर हम सरकार की वेबसाइट्स देखें, जैसे कि WHO जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर CDC, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स पर कोविशील्ड द्वारा थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होने वाले साइड इफ़ेक्ट को क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो ये नई जानकारी नहीं है, ये हमें पहले से पता था, बट इसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या TTS जो बीमारी है, ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और बहुत ही कम मात्रा में लोगों में पाई जाती है। ये बीमारी वैक्सीन लगने के 4 से 42 दिनों में होने की संभावना रहती है और इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं पैर में दर्द होना, एक पैर में सूजन आ जाना, सिर में भयंकर दर्द होना, छाती में दर्द होना या सांस फूलना, पेट में दर्द होना, या कुछ लोगों में
त्वचा के नीचे खून के धब्बे पड़ जाना या नीले निशान पड़ जाना, ये इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये जो लक्षण हैं ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और अगर हम बोलें कि 10 लाख लोगों को वैक्सीन मिली है तो उनमें से ये केवल 7 से 8 लोगों में होने की संभावना रहती है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है या जो फ्यूचर में भी लगवाएंगे, उनको इस वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें ये बहुत कम होने वाली बीमारी है और हमारे को ये देखना है कि इस वैक्सीन से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। इस वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इसके सामने अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ही कम है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो लोगों को ध्यान रखना है कि अगर वैक्सीन लगवाने से कि 4 से 42 दिनों के बीच में उनको कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर किया था, तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर हम ये देखें तो हर दवा और हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बट हम बिना सोचे समझे उन दवाइयों और वैक्सीनों को भी ले लेते हैं। तो हमारे को कोविड वैक्सीन के लिए भी अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है और अपना सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से जैसे ही सरकार बोलती है उस हिसाब से हमारे को वैक्सीन को ले लेना है। कटे फटे नोट लेने से कोई मना कर रहा है, घबराइए मत, जान लीजिए क्या है नियम। कई बार दुकानदार कटे फटे नोट लेने से मना कर देते हैं, जिससे लोगों की परेशानी होती है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बैंकों को ऐसे नोटों को बदलने के लिए एक सख्त निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी बैंक को कटे फटे नोट बदलने से मना करने का अधिकार नहीं है। कटे फटे नोट लेने से अक्सर लोग मोह बनाते हैं, कई बार तो इन्हें लेने से मना कर दिया जाता है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सख्त दिशा निर्देश हैं। ये कहते हैं कि बैंकों को ऐसे खराब नोटों को बदलना होगा। वे ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकते। 10 रुपए से अधिक मूल्य के किसी भी कटे फटे नोट को बैंक में बदला जा सकता है, बशर्ते हैं कि उसका 50% से ज़्यादा भाग मौजूद हो और नोट का जो पहचान नंबर साफ हो। आरबीआई के दिशा निर्देशों की जानकारी और लेन देन की प्रक्रिया आसान हो सकती है। ये दिशा निर्देश बैंक को कटे फटे नोटों को बदलने के लिए बाध्य है। बदलने के नियम तय किए गए हैं, जिन पर टेप लगा दिया गया है, चिपका दिया गया है या किसी भी तरह से बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, सरकारी बैंक की शाखाओं के, निजी क्षेत्र के बैंक करेंसी चेस्ट शाखाओं या आरबीआई इशू ऑफिस के काउंटरों पर बिना किसी फॉर्म को भरे ही नोट बदले जा सकते हैं। आम जनता की सुविधा के लिए TLR ट्रिपल लॉक स्टेपल कवर के जरिए खराब नोटों के लिए एक्सचेंज सेवा भी उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी भी बैंक के इन नोटों को बदल सकता है। बैंकों को नोटों को बदलने से मना करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो नतीजे भुगतने होंगे। नोट का मूल्य उसकी गुणवत्ता के आधार पर घटेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास 5,000 रुपये से अधिक मूल्य के 20 से ज़्यादा खराब नोट हैं तो उससे लेन देन शुल्क लिया जाएगा। नोट बदलने से पहले यह सत्यापित करना महत्वपूर्ण है कि नोट में सुरक्षा प्रतीक है या नहीं। खराब करेंसी नोटों को बदलने के नियम में नोटों की रिसाइकलिंग शामिल है। अगर आरबीआई खराब नोटों की अदला बदली कर दे तो वे नोट सर्कुलेशन में नहीं रहते। जले हुए नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन नोटों का इस्तेमाल कागज के सामान बनाने में किया जाता है, जिन्हें बाजार में बेचा जाता है। कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या करना चाहिए? अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का एक भी विकल्प है। बैंक कर्मचारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। ग्राहक की शिकायत के जवाब में 10,000 रुपये तक के नुकसान के लिए हर्जाना दे सकता है। साहबानों की तरह राम मंदिर के फैसले को पलट देगी कांग्रेस।
प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी पर आरोप। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर और कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है। आचार्य प्रमोद ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनी तो वो राम मंदिर का फैसला पलट सकते हैं। लखनऊ से ये खबर है। राम मंदिर फैसले को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद ने राम मंदिर का फैसला पलटने के लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आती है तो वो राम मंदिर पर फैसला पलट देगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस दावे के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि कांग्रेस सरकार के बनने के बाद वह एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे। राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो के फैसले को पलट दिया था। शाह बानो मामले की तरह फैसला पलट देंगे। आचार्य ने आगे दावा करते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक महाशक्ति आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो के फैसले को पलट दिया था। राम मंदिर पर कांग्रेस को लेकर पहले भी घेरा। आचार्य प्रमोद पहले भी कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर आचार्य ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधा था। इसी कारण उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। आचार्य ने कहा था कि अगर कांग्रेस के नेता राम विरोधी हैं और तभी वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं गए थे। संविधान को खत्म में पीएम मोदी सिर्फ अपना राज चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। ये तब तक होगा जब तक परिवार बीपीएल से बाहर नहीं आ जाता। किसानों का कर्ज माफ होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के सिंधी कांड का संदर्भ देते हुए भाजपा पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूरिया के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रिश्तेदार ने एक आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।